हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। ठीक है सर, जॉर्ज बार्लो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा, प्लीज़ इंक्रीज योर प्ले स्पीड। ठीक है, मैं धीरे धीरे चलूँगा। तो 1805 से कौन आ गए यहाँ? जॉर्ज बार्लो। इसके पहले कौन थे? कार्नवालिस जब दोबारा आए थे तो गाज़ीपुर में इनका देहांत हो गया था। ये सब हमने पढ़ लिया है। तो सर जॉर्ज बार्लो ने क्या है कि देशी राज्यों के मामले में इन्होंने हस्तक्षेप, तो 2 साल का कार्यकाल है, और हस्तक्षेप न करने की इन्होंने नीति का पालन किया। और वेल्लूर का विद्रोह जो हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। और यहाँ पे सेनापति जो भी हैं इन्होंने सिपाहियों को एक नई तरह की पगड़ी बांधने और माथे पर तिलक न लगाना की आज्ञा दी थी कि भाई न लगाएं और ये सब पगड़ी ना बांधें। इस आज्ञा से सारी सेना ने समझा कि उन्हें सरकार विधर्मी बनाना चाहती है। फिर क्या था, और इसी बात को लेकर 10 जुलाई 1806, ये जो डेट है 10 जुलाई 1806 में विद्रोह खड़ा हो गया। ठीक है, बाद में आर्कट से एक फौज भेजी गई। ठीक है, और जिसने विद्रोह को शांत कर दिया। सर जॉर्ज बार्लो को मद्रास का गवर्नर बना दिया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड मिंटो नियुक्त हुआ। तो कौन नियुक्त हुआ? लॉर्ड मिंटो नियुक्त हुआ 1807 से 13। देखिए, रंजीत सिंह के साथ 1809 में जो मिंटो हैं ये काफ़ी समय तक थे। ये देखिए लगभग 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा है। तो रंजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि, तो याद रखिएगा ये अमृतसर की इंपॉर्टेंट संधि है और ये रंजीत सिंह जी हैं, इनके साथ इन्होंने की है, लॉर्ड मिंटो ने, और हुई थी। और संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से चार्ल्स मेटकैफ, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, चार्ल्स मेटकैफ ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सब देखिए जितना भी यहाँ हाईलाइट किया हुआ है उन सब में कहीं ना कहीं किसी तरीके से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बनाए कि अंग्रेज़ों की ओर से कौन गया था अमृतसर की संधि में चार्ल्स मेटकैफ ने हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ पे रंजीत सिंह की जो राज की सीमा थी वो सतलज नदी निर्धारित की गई थी। जॉन मेलकम को भेजकर पर्शिया के शाह से संधि की गई। किसको भेजा गया? जॉन मेलकम को। तो 2 लोग भेजे गए, चार्ल्स मेटकैफ, मेलकम, किसके? लॉर्ड मिंटो के पीरियड में 1807 से 3। अब इन्हीं के समय में 13 में चार्टर एक्ट पारित कर दिया गया और लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकैफ को लाहौर के शासक रंजीत से संधि हेतु भेजा था। ठीक है, ये सब देख चुके हैं हम। फिर 13 से 23 में हेस्टिंग आए। तो देखिए 13 में ही हेस्टिंग आए थे, पर ये 13 जो चार्टर एक्ट अगर पूछा जाए किस में समय पारित हुआ तो ये मिंटो था। ठीक है, फिर आया लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए इसका भी कार्यकाल इंपॉर्टेंट रहा और देखिए कितना वर्ष, 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष का इसका कार्यकाल रहा है, 13 से 23। हेस्टिंग ने अहस्तक्षेप की नीति परित्याग कर दी। तो अहस्तक्षेप की जो नीति थी वो इन्होंने परित्याग कर दी थी और उसके विदेश नीति साम्राज्यवादी थी। तो उसकी विदेशी जो नीति थी वो साम्राज्यवादी थी। क्या थी? साम्राज्यवादी। ठीक है, वह कंपनी की, भाई साम्राज्य फैलाना है वही चीज़ है। तो अहस्तक्षेप जो था, हस्तक्षेप करेगा ये, ठीक है, और साम्राज्य भी बढ़ाएगा। वह कंपनी की शक्ति, और देखिए हेस्टिंग के बारे में बात हो रही है, वह कंपनी की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, कि हम प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे कंपनी की। और उसने 28 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 28 युद्ध लड़े और 120 किले जीते। बड़ा इंपॉर्टेंट, 120 के लिए जीते। बहुत मेहनती था, परिश्रमी था, ये सब सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी। कुछ देखिए घटना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट घटना आती है, नेपाल का युद्ध या गोरखा युद्ध। देखिए 1814 से लेकर के 1814 और 16, तो इसमें क्या है कि नेपाल का युद्ध या गोरखा युद्ध हुआ है और इसी के समय में हुआ है। तो नेपाल या गोरखा का युद्ध हेस्टिंग के समय में हुआ है। सवाल कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है सब। ठीक है, और इस विजय में ये विजयी हो गया था उससे, इसीलिए इसे मार्क्स ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि ये जीत गया था गोरखा के विरुद्ध या नेपाल की जो लड़ाई हुई इसमें हेस्टिंग जीत गया, इसीलिए इसको मार्क्स ऑफ हेस्टिंग कहा गया। और अमीरों, जो अमीर वर्ग होते थे वही लोग देते थे संज्ञा। गोरखों के नेता थे एक अमर सिंह। तो गोरखों के नेता कौन थे? अमर सिंह ने को पराजित कर सुगौली की संधि 1816 में कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है। किसकी संधि थी नेपाल से? सुगौली की संधि 1816 में। और कौन था यहाँ पे? हेस्टिंग। ठीक, अब इस संधि के अनुसार इन लोगों को बहुत कुछ मिल गया, जैसे गढ़वाल, शिमला, कुमायूं, रानीखेत, नैनीताल, ये सब जगहों पे इन पे कब्जा हो गया और सिक्किम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, यह संधि आज भी जीवित है। तो सिक्किम को स्वतंत्र घोषित किया गया था, यही संधि थी। कौन सी? सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली। और ये सब जो थे गढ़वाल, शिमला, कुमायूं, रानीखेत, नैनीताल, ये सब अधिकार में आ गए थे। किसके? अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए थे।
भाई देखो अगला है तृतीय मराठा युद्ध हुआ और इन्हीं के समय हुआ था 17 और 18। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तृतीय मराठा युद्ध, ये हेस्टिंग के ही समय में हो गया, ठीक है। और इसमें हार गए थे, मात हुई थी मराठाओं की, ये मराठाओं की मात हुई थी और पेशवा का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था और एवं उसके सभी प्रांतों, सारे प्रांतों को मिला दिया गया। पूना की संधि हुई थी, इसमें बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया। तो जो पूना की संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव 2 की बात हो रही, 1 तो बहुत स्ट्रांग थे, 8 लाख की पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया। यहाँ देखिए आइए 1818 में क्या होता है, बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है और पेशवा के जो संपूर्ण क्षेत्र तथा जो गायकवाड़ है के प्रभाव वाले अधिकांश क्षेत्रों को चरणबद्ध 1818 तक चरणबद्ध करके बम्बई प्रेसिडेंसी मिला लिया गया। तो 1818 तक जो भी गायकवाड़ के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं और भी पेशवाओं के सब मिला लिया गया, सब ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि कब पेशवा समाप्त हुआ, 1818 में पद जो है ये समाप्त हो गया और किसके समय में हुआ था, ये हेस्टिंग के समय में। और 1818 के कानून के द्वारा इन्हीं समय में प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ठीक है। 1818 कानून द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता। और पद कब समाप्त हुआ, देखिए PCS 15 में आया है, या आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा और बहुत बार सवाल पूछा हुआ है और एग्जाम में। पेशवाशिप कब अबॉलिश हुई थी, 1818 में, ठीक है। और कौन थे, हेस्टिंग, ठीक है। अच्छा अब देखिए पिंडारियों का दमन, 1718 में पिंडारियों का दमन भी इन्होंने ही किया। ये अलग अलग जाति के और धर्म के लोग थे पिंडारी, और इनका उदय जो हुआ था मेनली औरंगजेब के समय में हुआ था। ये लूट मार करते थे और इन्हें शुरू में तो मराठों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इन्होंने, मैल्कम ने इनको कहा है मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते। तो मराठा शिकारियों को शिकारी कुत्ते इन्हीं को कहा गया मैल्कम द्वारा, क्योंकि इनका संरक्षण प्राप्त था, किसका, मराठाओं का संरक्षण प्राप्त था। अच्छा पिंडारियों को एक मराठा सरदार थे मल्लाव राव होलकर, ठीक है, इन्होंने सुनहला झंडा प्रदान किया था। कौन सा झंडा, सुनहला झंडा प्रदान किया था मल्लाव राव होलकर ने, ये सब याद रखिएगा। और मध्य भारत में ज़्यादा एक्टिव थे। कहाँ, मध्य भारत में करीम, वासिल मोहम्मद, चीतू, देखिए अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, सब इनके मेंबर थे। ये लोग बुंदेलखंड तक पहुँचे, जो यूपी का सबसे साउथ मोस्ट वाला पोर्ट स्ट्रिप है जो यूपी की, जैसे बुंदेलखंड वाला। तो गुजरात है, निज़ाम के राज्यों पर और उत्तरी सरकार में सब लूट मार ये सब इन लोगों ने मचा रखी थी और हेस्टिंग ने इनका मेनली दमन किया था। तो अगर पूछा जाए किसने दमन किया था, तो हेस्टिंग ने दमन किया था। और इसकी, इनके दमन के लिए एक सेना का भी गठन किया गया और कई सैनिक लाए गए, तो 300 तोपें लाई गई ताकि इनका दमन हो, ठीक है। तो देखिए 2 टुकड़ियों में बांटा गया था, 2 टुकड़ी कर दी गई थी। एक टुकड़ी थी जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग थे इनको दमन करने के लिए, और एक में सर थॉमस हिस्लोप थे। तो एक थॉमस हिस्लोप और लॉर्ड हेस्टिंग, ये 2 लोग थे और इन लोगों ने अपना अपना डिवीज़न किया, 2 पार्ट्स में बांटा आर्मी को, ताकि इन्हीं लोगों को, पिंडारियों को ख़त्म किया जा सके। अब ये सब पूरा इवेंट्स लिखा हुआ है, पिंडारियों का सफाया वफाया किया। देखिए यहाँ पे पिंडारी नेता करीम खां को गोरखपुर में गवासपुर की जागीर दे दी गई थी। तो एक पिंडारी नेता थे करीम खां, इनको गोरखपुर में गवासपुर, ये है गवासपुर की जागीर दे दी गई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गवासपुर की जागीर दे दी गई और वासिल मोहम्मद और चीतू का दुखद अंत हो गया। तो ये वासिल मोहम्मद और ये चीतू जी थे, ये लोग ख़त्म हो गए और 1818 के आरंभ तक ये सब पिंडारी जो हैं, ये सब, इनके उपद्रव से मुक्ति मिल गई थी। 1792 थोड़ा पहले का इवेंट, जाइए 1800 से पहले। तो 1792 में मद्रास के 12 महल जिला, तो मद्रास का एक जगह था 12 महल जिले में, पहली बार ये जो कर्नल रीड थे इन्होंने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था। तो जो अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि कर्नल रीड ने जो रैयतवारी व्यवस्था थी, रीड ने, आर कर लो, रीड और रैयतवारी, तो ये 1792 में हुई थी। और 1820-27 ईस्वी में मुनरो ने मद्रास का गवर्नर बना, तब उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। तो जो मुनरो बना वो 27 में, और इन्होंने पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा दी थी और स्टार्ट किया था रीड ने, ठीक है, 92 में। देखो यहाँ 22 में क्या हुआ था, टीनेंसी एक्ट लागू कर दिया गया था 1822 में, और माध्यम से किसानों की भूमि बेदखली समाप्त हुई। तब टीनेंसी एक्ट की वजह से जो किसानों की जो भूमि से बेदखली थी निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब हेस्टिंग के समय में हुआ कि हेस्टिंग के समय में ये मुनरो जो थे
क्या नाम है, ये मुनरो हैं, इसको मैं रब कर दूँ। ये देखिए मुनरो हैं। इन्होंने क्या हेस्टिंग के ही समय में क्या किया, इन्होंने रैयतवारी व्यवस्था को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया 18 से 20 से 27, तो 20 में ही लागू किया। तो इसका मतलब यहाँ हेस्टिंग थे, इस टाइम हेस्टिंग थे और हेस्टिंग था। और टेनेंसी एक्ट भी 1822 में हेस्टिंग के समय में ही पास हुई, जिसे बेदखली करना आसान नहीं था। तो किसानों को बेदखली करना समाप्त कर दिया गया। फिर एडम आया 23 में, इसने क्या किया था, बस 7 माह के लिए बना था। देखिएगा एडम 7 माह के लिए बना था, बड़ा कम कार्यकाल था एडम का, ठीक है। ये अस्थायी गवर्नर जनरल था। और प्रेस पर प्रतिबंध, तो इसके शासनकाल की जो प्रमुख घटना थी वो प्रेस पर प्रतिबंध आरोपित करना था, ठीक। इसका नाम फेमस है 5 साल के लिए, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, इस सज्जन का नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से 28। अच्छा, कुछ इसकी घटनाएं देखते हैं क्या है क्या। देखिए प्रथम जो बर्मा का युद्ध हुआ है, प्रथम बर्मा युद्ध, जो कि 18 से 24 लेके 26 तक, ये यंदूब की संधि हुआ और उसके तदोपरांत यंदूब की संधि हुई। तो ट्रीटी ऑफ यंदूब तो बर्मा से रिलेटेड है, फर्स्ट बर्मा वॉर, ट्रीटी ऑफ यंदूब। ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, देखिए 23 से 28 है, तो ये 26 का वाकया चल रहा है, 24-26 का। और ये यंदूब की संधि 24-26 की बात है ये सब, ठीक है। अब इसके क्या हुआ, यंदूब के संधि के अकॉर्डिंग हुआ क्या कि बर्मा के तट पर और आसाम, जयंतिया या कछार जो हैं, अंग्रेज़ों का रूल हो गया। अधिपत्य मतलब रूल, ये शासन हो गया। आसाम, जयंतिया हिल्स जो है ना, जयंतिया, तो जयंतिया हिल्स आप पढ़े होंगे, गारो खासी जयंतिया हिल्स, ठीक है। और आसाम तक चले आए और कछार तक चले आए। तो देखो पूरा जो है बर्मा है, म्यांमार का कैपिटल बर्मा। अभी रिसेंटली एक अर्थक्वेक भी आया म्यांमार में, ठीक है। तो अर्थक्वेक वाला पार्ट तैयार करके जाइएगा, मे बी प्रीलिम्स में पूछे, ठीक है। या म्यांमार की लोकेशंस के आसपास बाउंड्री पूछ लेगा, या कुछ भी ज्योग्राफी वाले बच्चे जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूल जो हुआ, ये जो यंदूब की संधि के जरिए जो रूल था वो म्यांमार तक पहुँच गया, ठीक है। म्यांमार में या यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, आसाम, कछार। देखिए यहाँ मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा हुई थी। तो इसी समय में ही, इन्हीं के काल में, एमहर्स्ट के काल में मणिपुर को स्वतंत्र राज्य की घोषणा हुई। यंदूब की संधि हुई किसके, लॉर्ड एमहर्स्ट। ये प्रथम बर्मा का जो युद्ध था किसके समय में, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, 1823 से 28। फिर 24 में भरतपुर पर अधिकार कर दुर्जन साल के स्थान पर बलदेव सिंह के पुत्र को गद्दी बैठाया गया। तो यहाँ क्या हुआ कि दुर्जन साल के स्थान पर भरतपुर की एक इवेंट है, ये भरतपुर का इवेंट है, भरतपुर का 1824 का, ये भी इन्हीं के समय में है। तो किस पे बैठा है, बलदेव सिंह के पुत्र को बैठा दिया गया। और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज खोला गया 1824 में कलकत्ता में। तो 1824 में एक कलकत्ता में क्या है, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज खोल दिया गया, ठीक है। और खोला किसने, इन्होंने ही खोला, एमहर्स्ट ने। तो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज अगर आपसे कोई पूछे 1824 में, तो कौन था, एमहर्स्ट, ठीक है। 1824 में बैरकपुर में जब भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था, देखिए 57 में भी हुआ था, पर यहाँ भी हुआ था, तो उन्हें रंगून भेजने की आज्ञा दे दी गई थी। किंतु सैनिकों ने समुद्री यात्रा को कहा कि ये विधर्मी होने के भय से सैनिक आज्ञा का उल्लंघन कर विद्रोह कर दिया था। कहा कि भाई तुम्हें भेजेंगे हम लोग, रंगून भेजने की आज्ञा दी गई थी कि जाओ, पर ये सैनिक विद्रोह कर दिया। तो ठीक है, वही सब था कि भाई समंदर में नहीं ट्रैवल करना है, ये एक पाप माना जाता है। तो 1824 में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ। अब देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात किया जाए, देखिए 28 यहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने लगे। तो अभी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो ये सब ऊपर वाले बंगाल वाले थे, गवर्नर जनरल थे और बंगाल। अब यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो पहला कौन था, बेंटिक। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1833 में एक चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भाई इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया ना एम्पायर। इन्होंने क्या हुआ कि पिछले जो भी हैं म्यांमार को कब्जा कर लिया, यंदूब की ट्रीट संधि कर ली, फिर उसके बाद हेस्टिंग के समय में सुगौली की संधि करके नेपाल वाला एरिया ले लिया। तो अब इनको ये लगा कि नेपाल आ गया है, हमारे पास म्यांमार आ गया है, आसाम आ गया है, पूरा एकदम लगभग कंसोलिडेशन हो चुका था एम्पायर का। तो अब इनको लगा कि अब इंडिया बनाएंगे हम, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, क्योंकि हम टुकड़ों में नहीं बटे, अब धीरे धीरे हमने एकीकरण मतलब सारे जो कंसोलिडेट कर लिया एम्पायर को, तो अब हम भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे, ठीक, क्योंकि इतनी सारी ट्रीटीज़ हो गई, सबको मिला लिया, दमन कर दिया, मराठा ख़त्म हो गए, ठीक है,
हैदराबाद, लखनऊ, ये सब तो भाई धीरे धीरे लोग कब्जे में कर ही लिए थे। ठीक, सब्सिडरी अलायंस कर लिया तब तक, तो ये लोग लगा इन लोगों को। तो अब यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल शुरू हो गया। ये बहुत सारे इवेंट्स हो चुके थे, इन लोग सोचे अब हम बनाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल तक हम सीमित नहीं है, अब हम इंडिया के। तो 1834 में भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो बेंटिक बना, सबको पता है। और ज्ञातव्य है कि वह 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इससे पहले जो बेंटिक था ना, ये 1830 में मद्रास का गवर्नर था, 3 में। तो 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था पहले ये, और नियुक्त किया गया था। और 1 जून 1800 प्रमुख जनरल बनाया गया था। ये सब सारी इसके वो हैं। और देखो 1806 में एक वेल्यूर का सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक, कि भाई तिलक नहीं लगाना है, ये सब है। तो इसके कारण 1807 में इसे इंग्लैंड बुला लिया गया था वापस। ठीक है, क्योंकि विद्रोह हुआ था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के आगमन से ब्रिटिश भारत के इतिहास में थोड़े समय के लिए एक नए युग का प्रारंभ हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, इस युग को हम शांति और सुधार का युग मानते हैं। तो कहा गया कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसको शांति और सुधार का युग कहा जाता है। ठीक है, कई सुधार कार्य देखे गए थे, इसीलिए हुआ था। अब देखिए राजनीतिक सुधार देखते हैं, वो ऊपर की फालतू बातें हैं। नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान दिया गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो भारतीयों को अच्छे पद पर नियुक्त करना बंद कर दिया था, किसने बंद किया था? कॉर्नवालिस ने। बेंटिक ने इसे अनुचित माना कि नहीं भाई अब हम भर्ती करेंगे, और उन्होंने भारतीयों को अच्छे पद पर भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नियुक्त करना शुरू किया। तो किसने किया? इट वॉज बेंटिक। अब यहाँ साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण, ये क्या भाई? बेंटिक ने जो मैसूर का 1831 में, कुर्ग का 1834 में, कछार और जैंतिया का 1832 में विलय कर लिया। तो देखिए पहले तो यंदूप की ट्रीटी हुई थी तो ये लोग मान ही लिए थे, पर मेनली देखिए विलय कब हुआ है प्रॉपरली, तो ये बेंटिक के मैसूर का 1831 में मैसूर को भी ले लिया पूरे तरह से, कुर्ग ठीक है 1836, कछार एवं जैंतिया 1832, और अंग्रेजी साम्राज्य में विलय सब हो गया। वर्ष 1833 में क्या हुआ कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र जो है, जो यूपी का हमारा आप जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर लिया गया था। इंपॉर्टेंट है कि 1833 में यूपी का जो देखिए पीसीएस आरओ में आया है, तो ये यूपी पीसीएस में आएगा अगले वाले या उसके अगले वाले जो भी है, तो आना शुरू हो जाएगा। तो 1833 में जो है वो यूपी को संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। और ये किसके समय में हुआ? बेंटिक के समय में यूपी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। ठीक है, और 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का सृजन हुआ। तो आगरा प्रेसिडेंसी यूपी वालों याद रखो, आगरा प्रेसिडेंसी का सृजन कब हुआ है? 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का सृजन हुआ है। ठीक है, और 1833 में उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। अब सामाजिक सुधार देखो, बंगाल में बहुत सारे राज्यवाज आ जाते थे, फिर भी पूरा इंडिया नहीं आया था, तो ये सब आ गया। ठीक है, कई 3 सेंटर बनाए थे, मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, तो ये तीनों सेंटर्स बने थे। ठीक है, लॉ पास हुए बाद में। ठीक है, तो पहले तो सेंट्रलाइज किया गया था, फिर डिसेंट्रलाइज किया गया। ये सब चीज़ें हैं और भी लेक्चर में देखा जाएगा। सामाजिक सुधार क्या क्या हुआ? एक सती प्रथा थी 1829 में, और इसका निषेध कर दिया गया, और 1830 में इसे बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। ठग जो था कर्नल स्लीमैन के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब से सवाल बनता भाई, सारे जितने हम पढ़ा रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं। मानव बलि की प्रथा का भी अंत हुआ। ये सब किसके? ये बेंटिक के समय में, याद रखिएगा। मानव स्लीमैन वाला ठगी, मानव बलि, शिशु हत्या प्रथा, ये सब इन्होंने किया था बंद। सती प्रथा, ये सब बेंटिक के समय में। रेगुलेशन 17, ठीक है, अभी आगे और पढ़ा जाएगा। हाँ, और बेंटिक ने जो धर्म का परिवर्तन है, इसके कारण किसी को पैतृक संपत्ति से वंचित करने को अवैध घोषित कर दिया गया कि भाई धर्म परिवर्तन के कारण जो पैतृक संपत्ति है वो वंचित नहीं होगा, आदमी उसको मिल जाएगी, वंचित नहीं होगा, मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ सुधार हैं। कैसे सुधार हैं? जैसे शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार क्या? 35 में ही मैकेले का स्मरण पत्र आया। ठीक है, मैकेलेज जो ड्राफ्ट पूरा, और शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया गया था। देखिए 35 तक थी ये, ठीक है, 35 तक बेंटिक। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई कलकत्ता में 1835 में। ठीक है, फिर एक आर्थिक सुधार देखा जाए। अब इनके आर्थिक सुधार क्या हैं? 1833 का जो चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, ठीक है, जैसे चाय तथा चीन के व्यापार सहित
इसको समाप्त कर दिया गया। तो व्यापारिक एकाधिकार जो था इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा बेंटिक ने बहुत सारे सुधार किए थे, देखते हैं क्या है। इसमें रमेश चंद्र दत्त जी का एक कथन आया है, वो क्या है कि सार्वजनिक ऋण को इन्होंने कम कर दिया था बेंटिक ने, और वार्षिक खर्चे को घटाया था और बचत दिखाई, बहुत बड़ी बात है। और उत्तरी भारत में उसने लगान व्यवस्था को सुधारा था और ज़मींदारों और किसानों दोनों को राहत मिली थी इससे। फिर रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के निरीक्षण में पश्चिमोत्तर प्रांत में नई भूकर व्यवस्था लागू की गई। तो एक नई भूकर व्यवस्था थी पश्चिमोत्तर में, ठीक है, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड, RM बर्ड के अंदर। न्याय संबंधी कुछ सुधार देख लीजिए। अब एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया इलाहाबाद में, ठीक है। सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत स्थापित की गई। तो एक नया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाहाबाद में जो बना है, ये किसके समय बना है? बेंटिक। प्रांतों की अपील। अब प्रांतों के अपील में क्या है? प्रांतों के अपील और दौरा न्यायालय भंग कर दिए गए। तो सर्किट कोर्ट और प्रांतों की जो प्रोविंशियल अपील थी वो बंद कर दी गई इन्हीं के समय में, और न्यायालय जो न्यायालय ये भी भंग कर दिया गया था। बताइएगा किसके समय में सर्किट कोर्ट तब हुआ था? मैंने पिछला लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सदर अदालत को तथा फौजदारी न्यायालयों का कार्य कमिश्नरों को दे दिया गया। तो जो सदर अदालत का कार्य था तथा फौजदारी न्यायालयों का कार्य था वो कमिश्नरों को दे दिया गया, ठीक। चलिए आइए। अच्छा, फारसी के स्थान पर बेंटिक के समय में प्रादेशिक भाषाओं को प्रयोग की आज्ञा दे दी गई थी। तो भाई जो फ्रांसी के आधार पर जो प्रादेशिक भाषा हैं उनको दिया गया स्थान। और बंगाल के न्यायालयों में जो जूरी प्रथा का प्रचलन किया गया, किसका प्रथा का? जूरी प्रथा का प्रचलन किया गया। लॉर्ड बेंटिक के इस बात का श्रेय प्राप्त है, लॉर्ड बेंटिक को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने भारत में सैद्धांतिक रूप से कानून शासन स्थापित किया था। और बेंटिक के समय मैकेले ने कानून का कोड तैयार किया था। तो ये बेंटिक का ही समय था जब मैकेले ने ये कानून का कोड तैयार किया। KM पनीकर जो हैं, इन्होंने मैकेले को भारत का नवीन मनु माना है। तो मैकेले को जो नवीन मनु माना है, KM पनीकर जी ने माना है। और कहा माना है, और 100 वर्षों से अधिक समय से जो कानून प्रचलित हैं उनका जन्मदाता मैकेले ही है। मैकेले ने जो न्याय विधान ने भारत में सबसे पहले कानून का शासन स्थापित किया, किसने? मैकेले के न्याय विधान में। और एक रूपता दी थी सभी के लिए, कानून की एक रूपता का पोषक बनाया, ये सब सारी चीज़ें थी। अन्य सुधार कुछ देखिए कि प्रेस जो है, प्रेस के संबंध में क्या किया था बेंटिक का दृष्टिकोण देखिए क्या है। उसने कहा था कि मेरी सम्मति में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर प्रेस विचार विमर्श नहीं कर सकता। समझ रहे हैं कितनी आज़ादी दिया उसने। व्यावहारिक रूप से भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया, और जो सरकारी कर्मचारियां थे उनको भी अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी। सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों का नियुक्ति। तो संभागीय जो आयुक्त थे इनकी नियुक्ति की विलियम बेंटिक के काल में। और विलियम बेंटिक का अपने सुधारों के कारण कंपनी के शासकों में एक ऊंचा स्थान था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक का जो भी अपने सुधार हैं उनके कारण जो है कंपनी के शासकों का उच्च स्थान था। उसने युद्धों से दूर रहकर भारत में आर्थिक, सामाजिक तथा शासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, और भी ये सब सारी चीज़ें थी, आप देख लीजिएगा। उसने मैसूर, पुर, कछार, जयंतिया को राज्यों को बिना युद्ध किए, तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना युद्ध किए अंग्रेजी उसमें मिला लिया, ठीक है, अंग्रेजी राज में मिला लिया। निसंदेह उसका 7 वर्षों का शासनकाल भारत में सुधारों का काल था, और उस अनेक विद्वानों ने बेंटिक की मुक्त कंठ की प्रशंसा की है। चलिए अभी थोड़ा सा ब्लॉक देख लिया जाए, कुछ ब्लॉक छूट गए हैं। ये देखिए विलियम बेंटिक, ये तो चलिए ब्लॉक को इतना, मेटकॉफ और मेलकॉम। तो देखिए मेलकॉम को भेजा गया, मेटकॉफ को भी मिंटो ने लाहौर का दूध बनाकर भेजा, हेस्टिंग ने प्रेस को स्वतंत्रता मिली 1818 में। ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए ये वही सब ग्राफ ब्लॉक में वही सब सारी चीज़ें हैं। देखिए भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में रुड़की में, ये 1947 नहीं है, ये 1847 में रुड़की में लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अभी आगे पढ़ा जाएगा। बंगाल का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड हेस्टिंग था, और बेंटिक पहला था, और अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल था हेस्टिंग, और पहला इंडिया का हो गया बेंटिक, और लास्ट भी था। ये पहले थे वैरेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और ये इनके समय में क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है तो ये आखिरी गवर्नर जनरल बंगाल थे। तो यही पूछा, अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का विलियम बेंटिक, पहला वैरेन हेस्टिंग। ये वही विलियम बेंटिक आया जो बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। सती प्रथा पर अकबर और मराठाओं ने भी रोक लगाई थी।
लॉर्ड डलहौजी ने सर्वाधिक विस्तार किया था ब्रिटिश साम्राज्य का, अभी आगे देखेंगे। और लैब्स का प्रथम शिकार था सतारा, सतारा संबलपुर जैतपुर, सतारा संबलपुर जैतपुर, ये सब पूरा आगे देखा जाएगा, पूरी सीरीज़ है। और 1848 था ये। चलिए आइए आउटरैम वाला है। आउटरैम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को डलहौजी ने, तो अवध को मिस गवर्नेंस, इसको कहा जाता है मिस गवर्नेंस के अंतर्गत, क्योंकि मिस गवर्नेंस के अंतर्गत लिया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, हियर नहीं तो ले लेगा, पर यह मिस गवर्नेंस के तर्ज पर इनको ले लिया गया अवध को 1856 में। और रिपोर्ट थी कि भाई आउटरैम ने जाकर रिपोर्ट दे दिया कि भाई यहाँ मिस गवर्नेंस है इसलिए ले लो। देखो बहुत चालाक थे सब। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किस राज्य के विलय की आज्ञा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को प्रदान किया। डलहौजी को नहीं प्रदान किया, तो करौली है ये, ठीक है। तो ये वाला आप ये रट्टा मान लीजिए। आगे देखेंगे तो उसमें आ जाएगी। अब देखिए चार्ल्स मेट कैफे, ठीक है, 35 से 36। देखिए एक ही समय, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पर एक ही साल का कार्यकाल है। और इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, चार्ल्स मेट कैफे, ठीक है। और 1823 की कुत्सित नियमों को इन्होंने हटा दिया था, ठीक है, एक ही शासनकाल में, तो इसीलिए कहा जाता है इन्हें। ऑकलैंड आया 36 से 42, तो लगभग ऑकलैंड का भी कार्यकाल 6 साल का था, अच्छा खासा ऑकलैंड का था। ऑकलैंड के समय देखिए क्या हुआ, 1838 में अंग्रेज रंजीत सिंह और शाह शुजा के बीच एक संधि हुई थी द्विपक्षीय, और इसके परिणाम से प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। तो किससे इन्होंने संधि कर ली, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को ले लिया, शाह शुजा को ले लिया, और कहा हमें अफगान से लड़ाई होगी। 1839 में क्या हुआ, 1839 में कि कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनः निर्माण किया गया। तो इसको रिनोवेशन जो, और इसका नाम जीटी रोड किया गया। ये जो ग्रैंड रोड है जीटी रोड, ये शेरशाह सूरी की है, और इसका पुनः निर्माण कराया गया था 1839 में कलकत्ता में, और ये किसके समय में, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक। फिर प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ 1839 से 42 तक, इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को अत्यधिक क्षति हुई थी, बहुत क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था, और ऑकलैंड को इंग्लैंड बुला लिया गया। तो ऑकलैंड को क्या बुला लिया गया, इंग्लैंड बुला लिया गया था। ब्लैक एक्ट क्या है, ब्लैक एक्ट का निर्माण किया गया जिसके द्वारा काले गोरों की विभेद खत्म कर दिया गया। तो ब्लैक एक्ट का निर्माण किया गया जिसके द्वारा काले और गोरों का विभेद खत्म कर दिया गया। रणजीत सिंह जी की मृत्यु इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, 1839 में, इन्हीं के ऑकलैंड के कार्यकाल में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। तो ऑकलैंड ने कहा जाओ भैया इंडियंस, और बाहर जाकर डॉक्टर बन के आओ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ थी ये। तो फिर तीर्थ यात्रा का जो कर है ये भी अच्छा चीज़ है, ये बंद कर दिया इन्होंने। और दुर्गा पूजा पे लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया। देखिए कितनी उदारवादी थे और कितने सेक्युलर थे, ठीक है। दुर्गा पूजा पे वो हटा दिया गया, और तीर्थ यात्रा पे कर भी बंद कर दिया, बहुत सही। सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण, जैसे एफएसटी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने खूब नहरें वहरें बनवाई थी, बहुत सारा इरिगेशन वर्क किया था, ठीक है। पर थोड़ा इसके फिरोज शाह तुगलक की बहुत कमियां भी हैं, ठीक है। टैक्स वैक्स बहुत वसूला इसने, ठीक है, मुस्लिम से भी वसूला, हिंदुओं से भी वसूला, सबसे वसूला, ठीक। तो सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण दे है इसने ही करवाया, ये ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड एलन बोरो, ये कौन है, एलन बोरो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, 6 साल का इनका भी कार्यकाल। अब क्या हुआ कि 1842 में एलन बोरो के काल में ही प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। तो जो अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी 1842 में, ठीक है, जब यह आया तभी हुई। 43 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी, तो पूरा सिंध अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, जो सन था, जो पाकिस्तान बना आगे चल के, तो चार्ल्स नेपियर ने विलय किया था 1843 में। तो 1843 में चार्ल्स नेपियर के ही चलते ये सिंध को विलय कर लिया गया था, और लॉर्ड एलन बोरो का समय था। 1843 में ग्वालियर की शासिका, अब 1843 में देखिएगा, ग्वालियर की शासिका थी ताराबाई। ताराबाई ग्वालियर की क्या थी, शासिका थी, ठीक है, जिनका क्या थी, वो दौलत राव सिंधिया जी की पत्नी थी। किसकी, दौलत राव सिंधिया जी की पत्नी थी, और जो कि निसंतान थी, और अंग्रेज़ों ने उनके दत्त पुत्र को हटाकर राज को हड़प लिया। भाई साहब देख लो कितना खतरनाक काम किया इन लोगों ने। तो कहाँ पे, 1843 की बात थी। तो ग्वालियर की शासिका ताराबाई के जो दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी, इनके दत्तक पुत्र को हटाकर राज को हड़प लिया था। 1843 में एक अधिनियम 5 आया, जो दास प्रथा जो है
अवैध घोषित कर दिया गया। तो दास प्रथा अवैध घोषित कर दिया गया 1843 में, अधिनियम 5। इसके पहले भी दास प्रथा बंद की गई थी, बताइएगा किसके समय में। और 1843 में जो अधिनियम 5 आया, ये क्वेश्चन इससे बहुत बार बन चुका है। दास प्रथा को एकदम ही अवैध घोषित कर दिया गया था। कुछ देखिए यहाँ पे तथ्य हैं, देखिए डलहौजी वाला है तो आगे थोड़ा और पढ़ लें फिर देखा जाएगा। जैसे आगे हमने ग्राफ देखा है तो ये वाला और थोड़ा कर लें फिर देख लिया जाएगा। अब डलहौजी आया 1844 से 48, क्या है भाई डलहौजी के समय में 1845-46 ईस्वी में जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यह हार्डिंग के काल में हुआ था। हार्डिंग के ही काल में एंग्लो और सिख की जो युद्ध हुए हैं, एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845-46 में, वो हार्डिंग के काल में हुआ। और लाहौर की संधि से 1846 में समापन हुआ। तो लाहौर की संधि 46 में हुई जिससे समापन हो गया। बालिका शिशु हत्या का निषेध भी और नर बलि का प्रथा निषेध जो 1844 में इन्हीं के समय में हुआ। तो हार्डिंग के ही समय में बालिका शिशु हत्या की निषेध और नर बलि प्रथा, ये सब का निषेध 1844 तक हार्डिंग के ही समय में हो गया। मध्य भारत में खोंड या खोंड जनजाति पर मिन्नर हत्या की प्रथा जो थी, इसको दमित कर दिया गया और जनरल कैम्पबेल को नियुक्त किया गया था इसके लिए। तो जनरल कैम्पबेल के एफर्ट से ये खोंड में जो खोंड जनजाति, इसमें नर हत्या की जो प्रथा थी, मरीहा प्रथा, जिसको मरीहा प्रथा कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में, ठीक है, ये पढ़िएगा। मरीहा प्रथा ये जनरल कैम्पबेल के नियुक्त में कहाँ कब एंड हुई थी, ये हार्डिंग के समय में हुई थी, हार्डिंग के समय में। ठीक, अब जब नियुक्ति की जाने लगी तो अंग्रेज़ी भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी गई, ठीक है। और बेंटिक ने तो अंग्रेज़ी लैंग्वेज क्या नाम है, रूरल एक लैंग्वेज का वो भी किया था कि भाई फारसी की जगह जो प्रोविंशियल लैंग्वेज होगी जो भी, तो उसका विस्तार किया था। चलिए आइए देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत में स्टैंडर्ड यूनिट का चलन शुरू हुआ। तो हार्डिंग के ही समय में स्टैंडर्ड यूनिट का, जो भी स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होती है, उसका चलन इन्होंने शुरू कर दिया, मेजरमेंट और ये सब। सूरत में नमक विद्रोह हार्डिंग के काल की प्रमुख घटना थी। तो हार्डिंग जब था, क्या नाम है, 1844 से 48, तो नमक विद्रोह हुआ था हार्डिंग के काल में ही, और नमक कर को आधा कर दिया गया था हार्डिंग के समय में। अब आया डलहौजी 48 से 56। 12 जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कब आया ये भी सवाल आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, बहुत चेंजेस हुए, बहुत विस्तार किया इसने, ठीक है, वेलेस्ली के बाद। 12 जनवरी 1848 की बात है। इसमें लॉर्ड डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल ये बन करके आया। बहुत साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का ये इंसान था, ठीक है। न्याय अन्याय में भेद किए बिना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इसने विस्तार का पक्षधर लिया और छोटे छोटे राज्यों को उसने समाप्त कर दिया और नई नीति का प्रयोग किया। देखिए जैसे डलहौजी का विलय कीजिए, विलय जो भी राज्य थे, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ठीक है, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी, करौली, अवध। तो अवध 56 में मिस गवर्नेंस का अंडर ले लिया इसने कि भाई यहाँ मिस गवर्नेंस है। आउटरैम गया था, बताया था यहाँ पे तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मिस गवर्नेंस हो रहा है। करौली 55 में, झांसी 54 में। तो देखिए SJS BJU करके आता है, BUJ, तो SJS ऐसे याद कर लो, सतारा, जयपुर, संबलपुर, SJS BUNJ, नागपुर 53, BUNJ, ऑर्डर आएगा तो ऐसे, फिर KA का, ठीक है। अब इसमें आप अपना कोई भी निमोनिक्स बना लीजिए, कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं। SJS BUNJ, ठीक है, तो SJS BUNJ बुंज कर लो, बुंज का, ठीक है। तो सज से बुंज का, ऐसे कुछ कर लो आप, तो ये बुंज हो गया, अच्छा लफ्ज़ बना, बुंज का, और SJ बुंज का, ठीक है। अच्छा देखो पहले आया 48 में S, ये याद रखना कि जैतपुर संबलपुर एक ही साल हुआ है, तो जैतपुर संबलपुर 49 में ही हुआ है, ठीक है। फिर बघाट जो है, बाघट या बघाट 50 में, फिर उदयपुर 52, फिर क्या नाम है, नागपुर 53, 51 में कुछ नहीं है, देखिए, झांसी 54, करौली 55, ये 56, तो एक एक साल का वो अंतराल है। तो ये देखिए पहले तो SJS BJU, तो J और S संबलपुर, जयपुर 1949 रखिएगा, तो 48 है, 49 है, फिर बघाट 50 है, 51 नहीं है इसमें, याद रखिएगा। बाकी ऑर्डर वाइज रख लीजिए, फिर यहाँ 52, 53, 54, 55, 56, तो ये याद करके 51 नहीं है, याद रखिएगा। बाकी इसमें ऑर्डर में ले, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब किया क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ये क्या लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे गोद निषेध की संज्ञा भी दी गई। जो भी राज्यों के शासक थे, गोद लेने की हेतु कुछ निश्चित नियम बनाए गए थे
और राज्यों को श्रेणियों में विभक्त किया था। उसने उत्तराधिकार के प्रश्न को नियंत्रित कर कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। तो उत्तराधिकार के जो इसने प्रश्न थे इसको नियंत्रित किया, ठीक है, और विस्तार किया। जैसे पहली श्रेणी आती थी, वे राज्य थे जो कंपनी के साथ संधि के पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र थे। दूसरी श्रेणी में वो राज्य थे जो कंपनी के साथ संधि करने के लिए पहले स्वतंत्र नहीं थे, और वे राज्य जिनका निर्माण कंपनी ने स्वयं किया था। तो 3 राज्य आ गए थे राज्यों की श्रेणी। तो जिसका निर्माण इन्होंने स्वयं किया था, ये संधि करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, और दूसरा संधि के पूर्व स्वतंत्र थे। अब देखिए, डलहौजी ने यह निश्चित किया कि यदि पहले वर्ग के राज्य गोद लेने की अनुमति मांगते हैं तो उन्हें दे दी जाएगी। तो पहले वाले जो हैं, जो कंपनी के साथ संधि के पूर्व पूर्णतः स्वतंत्र थे, ठीक है, तो उन्हें कहा, उनको क्या किया गया इन्होंने कि इनको गोद लेने की अनुमति मांगे तो उन्हें दे दी जाएगी। दूसरे वर्ग वालों को इस स्वीकृति देना अथवा न देना परिस्थितियों पर निर्भर होगा। अब ये दूसरे वाले राज्य जो हैं कि स्वीकृति, वे राज्य जो कंपनी के साथ संधि के लिए पहले संधि करने के पहले स्वतंत्र नहीं थे, तो कहा भैया तुम्हें या तो कंडीशंस होंगी, यहाँ पे सेकेंड वाले में कंडीशंस होगी कि तुम्हें दिया ना जाए कि ना दिया जाए। ठीक, अब तीसरा वाला जो आया, निर्माण कंपनी के जिसका स्वयं किया था, तो तीसरे वर्ग के राज्यों के विषय में उन्होंने कहा कि इन्हें गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो तीसरे वालों को गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए सतारा, जैतपुर, संबलपुर ये सब आ गए थे। तो विलय करने में देखिए सबसे पहले क्या प्रभावित है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ये देख लीजिएगा। विलय नीति से प्रभावित राज्य, तो ये अच्छे से करना है, ठीक है। 1848 में सतारा, तो अपहरण नीति का पहला शिकार हुआ सतारा, और यहाँ पे राजा अप्पा साहिब थे सतारा के, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी 1848 में। अब इनकी मृत्यु के पहले एक बालक को गोद इन्होंने लिया था, ठीक है, किंतु डलहौजी ने यह कहकर उन्हें स्वीकृति नहीं दी कि राजा ने अंग्रेज़ों की स्वीकृति नहीं ली थी। तो राजा ने अंग्रेज़ों की परमिशन नहीं ली था गोद लेने से पहले, तो इसलिए जो है इन्होंने सतारा को ले लिया, क्योंकि राजा साहब ने एक बेटा गोद तो लिया था संतान, पर उन्होंने डलहौजी की परमिशन नहीं ली। तो 1848 में सतारा गया, अप्पा साहिब थे। फिर सतारा, जैतपुर, संबलपुर। अच्छा, यहाँ पे देखिए नागपुर, रघुजी भोसले तृतीय। तो नागपुर के कौन थे यहाँ पे? नागपुर रघुजी भोसले तृतीय। अच्छा, 1853 में क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई थी, और वो भी निसंतान थे। कौन? रघुजी भोसले भी निसंतान थे। उन्होंने गोद लेने की स्वीकृति की मांग अंग्रेज़ों से की थी, पर डलहौजी ने इन्हें स्वीकृति नहीं दिया, ठीक है, और उसे अंग्रेज़ों में मिला लिया। झांसी कैसे आया? झांसी, तो शायद देखिए सतारा आ गया, जैतपुर, संबलपुर इसमें मेंशन नहीं है, फिर नागपुर है। SJSNU जो ऑर्डर था वो याद कर लीजिएगा आप। अब झांसी के राजा थे गंगाधर राव। कौन राजा थे? गंगाधर राव। ये भी पुत्रहीन थे और इनकी मृत्यु 1853 में हो गई थी। इन्होंने एक आनंद राव नाम का जो बालक था वो गोद लिया था। किसका नाम? आनंद राव का बालक गोद लिया था, और पर इसको जो अंग्रेज़ों ने इनके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया, और इनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई को हटाकर, तो इनकी विधवा थी, इनका कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इनको हटाकर 1854 में झांसी को ब्रिटिश में मिला लिया। तो 54 में झांसी को मिला लिया, यही रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इनके बारे में आप जानते हैं। तो राजा गंगाधर राव की क्या थी? ये पत्नी थी। फिर देखिए जैतपुर, बुंदेलखंड। तो जैतपुर, संबलपुर और संबलपुर, ये पहले वाला आ गया। तो देखिए पहले तो हमने ये पढ़ा सतारा जो आया, फिर नागपुर इन्होंने यहाँ डिस्कस किया 53 वाला, पुत्रहीन थे। झांसी वाला कि राजा गंगाधर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, ये सब। जैतपुर संबलपुर वाला जब 50 में हुआ तो 49 में तथा, और बघाट जो हुआ तो 49 में जैतपुर संबलपुर। एक बार मैं मिटा दूँ, ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो जैतपुर और संबलपुर क्या हुआ? 1949, और बघाट जो था ये हिमाचल प्रदेश में बघाट है, ये 1850। उदयपुर 1852 में, उदयपुर को 1852 जो कि मध्य प्रदेश में, नहीं मध्य प्रदेश का, उदयपुर तो राजस्थान में कौन सा था? मध्य प्रोविंस होगा, सेंट्रल प्रोविंस में आता होगा, मध्य प्रांत को 1852 में अंग्रेज़ी राज में इन्होंने मिला लिया गया। तो उदयपुर को मिलाया गया 52 में, 49 को संबलपुर और जैतपुर को, और बघाट को मिलाया गया 50 में, ठीक। फिर यही सब था, वही सब सारी कॉमन चीज़ें थी। करौली राज्य को जो है, करौली राज्य को डलहौजी ने अंग्रेज़ों में मिला लिया गया, ठीक है। बाद में डायरेक्टरों ने क्या किया कि करौली के राज्य को स्वाधीन ठहराया और वह अंग्रेज़ी राज्यों में मिलाए जाने से बच गया। 2 अंग्रेज़ डॉक्टर हैं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए
1850 में सिक्किम राज्य की कतिपय दूरवर्ती दार्जिलिंग सहित पर अधिकार कर लिया गया। तो देखिए 2 अंग्रेज डॉक्टर थे, पता चला कि इनसे दुर्व्यवहार हुआ है, तो इसका आरोप रोपित करते हुए डलहौजी ने 1850 में जो सिक्किम है इसको भी कतिपय दूरवर्ती प्रदेशों, और बताइए सिक्किम किसके समय में आज़ाद हुआ था, ठीक है, मतलब एक इंडिपेंडेंस बन गया था। तो कतिपय दूरवर्ती, अभी मैंने लेक्चर लिया दूरवर्ती, उसको प्लीज़ रिकॉल करते रहिएगा आप लोग। दूरवर्ती प्रदेशों दार्जिलिंग सहित पर अधिकार कर लिया। पीसीएस का सवाल है, ये फिर से आ सकता है। तो 1850 में सिक्किम में लिया गया था डॉक्टरों के दुर्व्यवहार के कारण। अब यहाँ देखिए उपाधियों और पेंशनों का अंत। डलहौजी ने कई ऐसे राज्यों के शासकों की उपाधि और पेंशनों का भी अंत कर दिया जिनके राज्यों को कंपनी ने पहले मिला लिया था। 1852 में डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी और दत्तक पुत्र धोंधू पंत जी को, जो बाद में नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उनकी पेंशन बंद कर दी। तो जो धोंधू पंत जी थे, इनको नाना साहब जाना जाता है, और इन्हों सर्वप्रथम 1852 में डलहौजी ने ही इनकी जो पेंशन है वो बंद करा दी, ठीक है। इसी प्रकार उसने कर्नाटक के नवाब जो और तंजौर के राजा की उपाधियाँ भी समाप्त कर दी थी। तो कर्नाटक के राजा की और तंजौर के नवाब की उपाधियाँ, और 52 में याद करिएगा धोंधू पंत जी जो नाना साहब इनकी भी वो पेंशन बंद कर दी थी। बरार तथा अवध का विलय। बरार के स्वामी निज़ाम पर अंग्रेज सेना का ऋण था, तो निज़ाम ऋण की इस धनराशि को अदा नहीं कर पाया, और इसीलिए डलहौजी ने निज़ाम पर कुव्यवस्था का आरोप लगाकर मिस गवर्नेंस का बरार को ले लिया। तो बरार को भी कुव्यवस्था का आरोप लगाकर ले लिया गया था। फिर नवाब वाजिद अली शाह था अवध का, और डलहौजी ने अवध को भी कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जो उसके अनुसार 12 लाख रुपये वार्षिक की पेंशन देकर उसके राज के हड़पने की व्यवस्था की गई। तो 12 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर, ठीक है, राज को हड़पने की कोशिश की गई। अंत में डलहौजी ने बल प्रयोग कर 1856 को अंग्रेजी साम्राज्य में अवध को मिला लिया। तो ये 13 फरवरी डेट याद रखिएगा, 1856 की घटना थी जब अवध को भी मिला लिया गया था, ठीक है। यूपी वालों याद रखो, ये सब स्टेट बेस्ड कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अवध में मिला लिया गया, ठीक है, कब? 1856 में। अब युद्ध द्वारा विलय। देखिए द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ। तो 21 जनवरी 1850-49 को चेनाब के किनारे गुजरात में जो युद्ध हुआ, तो द्वितीय जो एंग्लो सिख युद्ध था उसमें चेनाब के जो किनारे गुजरात जो है, ठीक है, इसमें युद्ध हुआ था और इसमें सिखों की पराजय हुई थी। तो सिख पराजय प्राप्त किए थे, और 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो ये गुजरात वाला है, जैसे कि पाकिस्तान में भी तो गुजरात है, तो चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। संसार में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा सिख राज से लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा सिख राज से लेकर के महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था, ठीक है। ये 1848-49 का युद्ध है, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, ठीक। फिर बर्मा का एक और युद्ध है 52 में, और लोअर बर्मा और पेगू का विलय कर दिया गया था। तो 1852 में हुआ और लोअर बर्मा और पेगू का विलय कर लिया गया। फिर यहाँ शासन विषय कुछ सुधार। तो शासन का केंद्रीकरण देखिए, डलहौजी ने बर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत और अवध जो है आदि हाल में ही प्राप्त प्रदेशों के लिए एक इन्होंने नॉन रेगुलेशन सिस्टम प्रचलित किया था, और इन क्षेत्रों में कमिश्नरों और जो जिलाधिकारी थी उसकी नियुक्ति की गई थी नॉन रेगुलेशन सिस्टम में। किसके लिए किया था? बर्मा, पंजाब, पूरा मध्य प्रांत, अवध बहुत बड़ा रीजन आ जाता है, ठीक है, पूरा यूपी आ जाएगा समझिए। और आगरा में प्रेसिडेंसी बनाई गई थी इस व्यवस्था के अधीन, ठीक है। और जो सीधे तौर पर ये गवर्नर जनरल, ये सब जो कमिश्नर डीएम गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे, कौन? जिलाधिकारी थे और जो भी कमिश्नर थे। 52 में क्या हुआ? भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने हेतु इनाम कमीशन का गठन किया गया। कौन सा कमीशन? याद रखिएगा, इनाम कमीशन था ये 52 में। भूमि कर रहित, तो भूमि कर रहित जो भी जागीरें थी, ठीक है, इनका पता लगाने के लिए ईमान कमीशन बनाया गया, इनाम कमीशन, ठीक है, इनाम। कुछ सैनिक सुधार देखिए, डलहौजी के ने 56 में कलकत्ता के स्थान पर मेरठ क्या नाम है, सेना के तोपखाने की मुख्य छावनी, और शिमला और को राजनीतिक और सैनिक मुख्यालय बनाया। तो किसको मुख्यालय बनाया? ठंड वंड होती थी गर्मी वर्मी में, तो शिमला चले जाते थे ये लोग मस्ती करने, तो ये राजनीतिक मुख्यालय बना लिया था, ठीक है। और कलकत्ता के स्थान पे मेरठ को सेना के तोपखाने की मुख्य छावनी बनाई, और इन्होंने भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजों की संख्या भी बढ़ाने की नीति अपनाई थी।
और गोरखाओं का अलग रेजिमेंट इन्होंने बनाया, तो गोरखाओं का अलग रेजिमेंट बनाया गया। कुछ शिक्षा संबंधी सुधार देखिए। 54 में क्या हुआ कि वुड डिस्पैच आया था, ठीक है, और प्रत्येक प्रांत एक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा, ये इसका भी मैं एजुकेशन का लेक्चर ले लूँगा। प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापना की गई और इसका प्रदेशक एक मेन डायरेक्टर होता था। अंग्रेजी और जो भी प्रादेशिक भाषाओं को एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय स्थापित किए गए। ग्रामों में प्रादेशिक भाषाओं के विद्यालय वर्नाकुलर स्कूल खोले गए, तो ग्राम में जो भी भाषाओं के स्कूल थे वर्नाकुलर स्कूल और एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय स्थापित किए गए। वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो कहाँ पे? कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर वुड डिस्पैच में विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया। अतः सन 1857 के अधिनियम के अनुसार इन स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, ठीक है। देखिए अन्य सुधार क्या है यहाँ पे, बस थोड़ा ही सा है फिर खत्म हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाने ये सब 34 किलोमीटर चलाई गई, ठीक है। डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। इसमें तार लाइन जो है कलकत्ता से आगरा, तो तार लाइन जो 53 में बिछी थी कलकत्ता से आगरा तक, वो डलहौजी था। और 1854 में जो है नया पोस्ट ऑफिस बनाया गया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट के, तो एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था और इसमें भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया, तो भारत में पहली बार डाक टिकट जारी कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई 54 में ही, ठीक है, PWD डिपार्टमेंट होता है। गंगा नहर को सिंचाई के लिए खोला गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत ये तो पहले भी हो चुकी थी। और कराची, मुंबई, कलकत्ता के पोर्ट को डेवलप किया गया। संथल विद्रोह हुआ था 55-56 में, ठीक है। 53 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ और सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। तो सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई 53 में चार्टर एक्ट। उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। ध्यातव्य है कि भारत में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, 63 में मिली थी, बाद में उन्हें हटा दिया गया डिस्क्रिमिनेशन करके। 1922 में प्रथम सिविल सुरक्षा परिंद भारत का इलाहाबाद बनाया गया। तो 1922 था जब ये 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेगू चेल्स फॉर्म रिफॉर्म वाला एक्ट, इसमें केंद्र भारत इलाहाबाद को बनाया गया सिविल सेवा परीक्षा के लिए, ठीक है। अब आइए आगे देखें, थोड़ा सा और है। भारत में सर्वप्रथम 1847 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन द्वारा थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की की स्थापना की गई। तो 1847 का ही समय था जब थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भारत में। तो ये सब सारी चीज़ें थी और बाकी इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन अब हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद। शेयर करिए, जहाँ जहाँ हो शेयर कर लीजिए, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ लाऊँ और अच्छे आई विल मेक लेक्चर ऑल्सो ऑन ज्योग्राफी में भी मैं अच्छा एक लेक्चर बनाना कोशिश करूँगा, ठीक है। और डिटेल और थोड़ा कंसेप्चुअल मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्योग्राफी के भी इसी तरह से आपके ला सकता हूँ। तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।